Welcome to Nerdy Side, Chapter 1, The Living World. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों है। फिर हम साइंटिफिक नेमिंग यानी नोमेनक्लेचर के रूल्स देखेंगे। उसके बाद टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच का जो कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करेंगे। फिर आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के साथ पक्का करेंगे और एंड में एक क्विक रिकैप और एग्जाम प्रेप के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर हमें चीज़ों को क्लासिफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब लाइफ को ऑर्गेनाइज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जस्ट लुक एट दिस नंबर 1.7 से 1.8 मिलियन। इतनी सारी स्पीशीज़ हैं जिनको हम जानते हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये जो इतनी वैरायटी है ना, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर इतनी बड़ी ब्लू व्हेल तक, इसी को तो हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब सोचो, इतनी सारी स्पीशीज़ को एक एक करके पढ़ना, दैट्स जस्ट इम्पॉसिबल, राइट? और यहीं से क्लासिफिकेशन की ज़रूरत फील होती है। हाँ, तो यही तो मैं प्रॉब्लम है। इतनी सारी डाइवर्सिटी मतलब उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, प्याज को ही कहीं कांदा बोलते हैं तो कहीं कुछ और। अगर साइंटिस्ट भी ऐसे ही अलग अलग लोकल नेम्स यूज करने लगें तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, रिसर्च कैसे आगे बढ़ेगी? हमें एक स्टैंडर्ड, एक यूनिवर्सल सिस्टम चाहिए था जिससे हर कोई पूरी दुनिया में समझ जाए कि हम एग्जैक्टली किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। और देखो, उसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है नॉमेनक्लेचर। ये एक ऐसा साइंटिफिक सिस्टम है जो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक, यूनिवर्सल नाम देता है। एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में वैलिड हो। ये स्लाइड इस डिफरेंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है लोकल नेम्स जो हर जगह बदलते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और दूसरी तरफ है साइंटिफिक नेम्स। ये यूनिवर्सल हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं। एक ऑर्गेनिज्म, एक नाम, सिंपल। फिर चाहे आप इंडिया में हो या अमेरिका में, नाम सेम रहेगा। तो साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाय मतलब दो और नॉमिन यानी नाम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर नाम के दो पार्ट्स होते हैं। और ये कमाल का सिस्टम हमें दिया था कैरोलस लीनियस ने। ये नाम एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलना। अब देखो, साइंटिफिक नाम लिखने के कुछ पक्के रूल्स हैं, यूनिवर्सल रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। चलो इनको आराम से समझते हैं। पहला रूल, बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन से लिए जाते हैं और जब उन्हें प्रिंट किया जाता है तो वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है। रूल नंबर 2, नाम का जो पहला वर्ड है यानी जीनस, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और जो सेकंड वर्ड है यानी स्पेसिफिक एपिथेट, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल ही रहेगा। रूल नंबर 3, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है। और चौथा रूल, नाम के एंड में ऑथर का नाम भी लिखा जा सकता है एक शॉर्ट फॉर्म में। चलो इन सारे रूल्स को आम यानी मैंगो के एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब यहां देखो, मैंजीफेरा क्या है? जीनस, एम कैपिटल है, राइट? इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, आई स्मॉल है। और लास्ट में जो लिन है, इसका मतलब है कि इस स्पीसीज को सबसे पहले लिनेस ने डिस्क्राइब किया था। देखो, इस एक एग्जाम्पल से सारे रूल्स एकदम क्लियर हो गए ना? ओके, तो अब हमारे पास ऑर्गेनिज्म का एक यूनिवर्सल नाम आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा? उसे क्लासिफाई करना। और इसकी जो साइंस है उसको हम दो रिलेटेड फील्ड्स में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। ये याद रखना कि टैक्सोनॉमी कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं और इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब उन फीचर्स के बेसिस पर यह पहचानना कि ये ऑर्गेनिज्म पहले से जाना हुआ है या कोई नया है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब उससे मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में डालना। और आखिर में नॉमेनक्लेचर, मतलब उसको आखिरकार उसका साइंटिफिक नाम देना। स्टूडेंट्स ना इन दो टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लो। टैक्सोनॉमी का मेन काम है ऑर्गेनिजम्स को उनके दिखने वाले कैरेक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, जबकि सिस्टमैटिक्स ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर टैक्सोनॉमी तो आती ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिजम्स के बीच के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी स्टडी करते हैं। मतलब उनके पूर्वज कौन थे, वो कैसे इवॉल्व हुए, इस चीज को फाइलॉजेनी कहते हैं। लिनेस की जो फेमस बुक थी सिस्टमा नेचरे, उसका नाम भी इसी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से ही आया था। और ये सब कुछ हमें इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तक ले आता है, द टैक्सोनॉमिक हायरार्की।
ये वो एक्चुअल सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक हायरार्की है। सोचो एक सीढ़ी की तरह जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। हर स्टेप एक रैंक या एक कैटेगरी है और हर ऐसी कैटेगरी को हम कहते हैं टैक्सॉन। इसका प्लूरल होता है टैक्सा। जैसे डॉग्स एक टैक्सॉन है, मैमल्स भी एक टैक्सॉन है, बस दोनों अलग अलग लेवल पर हैं। तो ये रही पूरी हायरार्की, नीचे से ऊपर यानी असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट है स्पीशीज। यहाँ ऑर्गेनिजम्स आपस में नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं। फिर मिलती जुलती स्पीशीज को मिलाकर बनता है एक जीनस। रिलेटेड जनरा को ग्रुप किया जाता है एक फैमिली में। सिमिलर फैमिलीज मिलकर बनाती हैं एक ऑर्डर। रिलेटेड ऑर्डर्स को रखा जाता है एक क्लास में। ऐसी ही क्लासेस मिलकर बनाती हैं फाइलम अगर एनिमल है तो, या डिवीजन अगर प्लांट है तो। और सबसे ऊपर सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम। अब इतना लंबा सीक्वेंस याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट? पर एग्जाम्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस और इजी ट्रिक है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। सिंपल, यहाँ हर वर्ड का पहला लेटर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किंगडम से लेकर स्पेसीज तक। इसे जरूर नोट कर लेना, बहुत हेल्प करेगा। ये लाइन ये एनसीईआरटी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है और इसमें पूरी हायरार्की का एसेंस है। वो कहते हैं जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ ऊपर जाते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सोचो एक स्पीशीज जैसे हम लोग होमोसेपियंस, हम सब में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन एक किंगडम जैसे एनिमलिया, उसमें हम भी हैं, एक अर्थवर्म भी है, एक स्टारफिश भी है। अब हम में और स्टारफिश में कॉमन कैरेक्टर्स कितने कम हो गए हैं ना। दैट्स द होल पॉइंट। चलिए अब इस थियरी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। जो भी हमने अभी तक सीखा उससे एनसीईआरटी के टेबल में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन पर अप्लाई करके देखते हैं। इस टेबल को गौर से देखो। चलो मैन का एग्जाम्पल लेते हैं। जीनस है होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर है प्राइमाटा, क्लास है ममेलिया और फाइलम है कोर्डाटा। अब हाउसफ्लाई को देखो। जीनस मस्का, फैमिली मस्किडे, ऑर्डर डिप्टेरा। आप पैटर्न देख रहे हो? हर ऑर्गेनिज्म को इन सभी कैटेगरीज में आराम से फिट किया जा सकता है। ये टेबल इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एकदम कॉन्क्रीट बना देती है। ऑलराइट, अब हम अपने फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो थोड़ा रिवीजन करते हैं और एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फाइनल टच देते हैं। चलो एक सिंपल सा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से ही है। सवाल है कि इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। थोड़ा टाइम लो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। सोचा? ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें फैमिली और क्लास तो है ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो सीक्वेंस दिया है, स्पीशीज, उसके बाद ऑर्डर, फाइलम और फिर किंगडम, ये असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल ठीक है। बाकी ऑप्शंस में तो सीक्वेंस ही गलत दिया हुआ है। एग्जाम्स में ना कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स बार बार रिपीट करते हैं। देखो, पहली गलती, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को एक ही चीज समझ लेना, जो कि वो नहीं है। दूसरी, हायरार्की का सीक्वेंस गड़बड़ कर देना। तीसरी, साइंटिफिक नाम लिखने के रूल्स भूल जाना, जैसे कैपिटलाइजेशन या अंडरलाइनिंग। और चौथी, ये भूल जाना कि जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। बस इन गलतियों पर ध्यान दोगे ना तो मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आइए फट से क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया था बायोडाइवर्सिटी से, समझा कि इतनी वैरायटी को मैनेज करने के लिए हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। फिर हमने टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के प्रोसेस को जाना और आखिर में इस चैप्टर का हार्ट यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की के हर लेवल को स्पीशीज से किंगडम तक अच्छे से समझा। आई रियली होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपके लिए एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, सोचना इसके बारे में। आजकल जब हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपको क्या लगता है क्लासिफिकेशन के सिस्टम अब भी क्यों बदल रहे हैं?